अपने संपत्ति का कुछ भाग को, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉपर्टी का कुछ भाग को या पूरे भाग को अल्लाह के नाम पे धार्मिक प्रयोजन के लिए जब आप कोई चीज़ दान कर देते हैं तो कहा कि हमने अपने प्रॉपर्टी का वक्फ कर दिया। उन लोगों के तर्कों के आधार पे कोर्ट ने जब प्रश्न पूछना शुरू किया तो सरकार के अधिवक्ता महोदय, वो भी लोग किसी विद्वता से कम नहीं हैं, 3 प्रश्नों पे आपका जवाब चाहते हैं। पहला था कि पक्षकारों में से सबसे पहले कौन आर्गुमेंट का हक करेगा। दोनों लोग सहमत थे कि जो हम राजीव धवन साहब, डॉक्टर राजीव धवन, जो बाबरी मस्जिद में बहुत ही अच्छा अपना पक्ष रखे थे, भले वो हारे। मैं राम मंदिर का जब केस का निर्धार होकर प्रोनाउंसमेंट होता था तब भी था। जामा मस्जिद के आसपास के जो उस समय के लोग रहे होंगे अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दी। दान कर देना, उसको उर्दू शब्द में आप खैरात कर दीजिए या वक्फ कर दीजिए, ये उन शब्दों का बात नहीं है कि आपने किसी को दान दी, इस चीज़ को वापस नहीं दी जाती है। और वो प्रॉपर्टी जिसको अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से दे दी जाती है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। गौरव सर, आज वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट में, तो आप क्या जानते हैं इस वक्फ बोर्ड के बारे में? देखिए, जो समाचार छन छन के सर्वोच्च न्यायालय की जो सबसे बड़ी कोर्ट है और सबसे बड़े जो जज हैं, उनकी कोर्ट से लोगों के बीच में कुछ बातें जो है छन छन के आ रही हैं। चूँकि ये डिजिटल युग है और वर्चुअल हियरिंग का ज़माना है, तो बहुत से लोग वो कठिन अंग्रेजी के शब्दों को सुन तो रहे हैं, लेकिन उसका जब माने निकाल रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, तो उसमें दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को सही बात बताया जाए। मैं जब कल सुनवाई हुई थी 2 बजे, तो 3 मिनट बाद जज साहब आए थे, थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। लगभग 100 याचिकाएं लंबित थीं। माननीय मैं उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में उपस्थित था। दोनों एक दिन, पहले दिन था, आज मैंने वीसी से देखा है। तो मुझसे ये कहना है आपको, देखो जो क्या हुआ उसको पहले मैं बता दूं, उसके बाद से आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे हुआ। माननीय संजीव खन्ना साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 13 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने आते ही बैठते ही कहा कि हम 3 प्रश्नों पे आपका जवाब चाहते हैं। पहला था कि पक्षकारों में से सबसे पहले कौन आर्गुमेंट का हक करेगा। तो दोनों लोग सहमत थे कि जो हम राजीव धवन साहब, डॉक्टर राजीव धवन, जो बाबरी मस्जिद में बहुत ही अच्छा अपना पक्ष रखे थे, भले वो हारे, लेकिन उनकी विद्वता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन एक विद्वान ने दूसरे विद्वान को, कपिल सिब्बल साहब को, कहा कि ये मेरे गुरु हैं और यही रखिए। तो पहला प्रश्न था, क्या इसको आप सुप्रीम कोर्ट सुने या हाई कोर्ट सुने। तो उस पर सारे जवाब प्रति जवाब, सॉलिसिटर जनरल का, कपिल सिब्बल का, जो आप लोगों के बीच में वायरल है, सभी लोग आपने जाना और सुना। लेकिन माननीय कोर्ट के 3 यक्ष प्रश्नों ने, जो सरकार दावा कर रही थी कि हमने इसमें लाखों लोगों को सुना है, लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेशन को देखा है, जेपीसी में सारे पक्षों को हर दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करके, निष्कर्ष निकाल के ही इस विधि को बनाया है। लेकिन जब उसके 3 प्रश्नों का जवाब देना हुआ तो ये सरकार लगी समय मांगने। ये बिल पे बहुत लंबे लंबे लोग भाषण दिए हैं। कोर्ट में 1 भी इंच का जगह नहीं था कि आप कैसे हो सकते हैं। कई बार देखने को मिलता है पक्ष विपक्ष में। मैं राम मंदिर का जब केस का निर्धार होकर प्रोनाउंसमेंट होता था तब भी था, और जब केस सुनवाई के लिए तब भी मैं था। सबसे पहले रो में मैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी थे, उसके बाद कपिल सिब्बल साहब थे। ये पक्ष से देखिए, जो पक्ष वाले थे, इनका पक्ष बहुत गैलेक्सी ऑफ एडवोकेट जो थे, इमिनेंट एडवोकेट थे,
उन लोगों से भरा था। उन लोगों के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने जब प्रश्न पूछना शुरू किया तो सरकार के अधिवक्ता महोदय, वो भी लोग किसी विद्वता से कम नहीं हैं, लेकिन जो प्रश्नों का उत्तर था उसको देने के लिए वो समय मांगने लगे। ये तो पहले दिन की सुनवाई थी। आज के भी सुनवाई में उन्होंने फिर दोबारा समय मांगा है और केस जो है फिर दोबारा कितने दिन का समय मांगा है? 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। मैं स्पेसिफिक डेट आपको बता दूंगा कि कितना है। अब आपको बातें जो देश की जनता है, जो हिंदी भाषा समझती है, उर्दू जुबान बोलती है, उन लोगों के समझ ये सूचना जानी चाहिए कि आपका मुकदमा किस स्टेज पे है। एडमिशन स्टेज पे है, उसमें माननीय कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन जो है पारित कर दी हैं। अब किसी ने कह दिया स्टे हो गया, किसी ने कहा कि हम जीत गए, उससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय कोर्ट ने बहुत सीधे सीधे बातें की है कि कोई मुतवल्ली जो है उनकी अपॉइंटमेंट ज़मीन का जो ज़्यादा हो रहा मालिकाना हक का है तो उस पर कोई कंक्रीट निर्णय न लिया जाए। अभी वो एक्ट को सेटिसाइड नहीं कर रहे हैं। 2 बातें हैं कि जो एक्ट बना है उसको निरस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे लागू भी नहीं करने की बात माननीय कोर्ट ने कहा है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि आपका केस अभी प्राथमिक रूप से प्रिलिमिनरी सुनवाई पे चल रहा है। इसका जवाब सरकार को देना है। उस जवाब का रिजॉइंडर भी पिटिशनर को पक्ष को देना पड़ता है। तो क्या आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि पिटिशन हो गया, उसका काउंटर हो गया, उसका रिजॉइंडर हो गया, तब रिटर्न सबमिशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग की बात हो गई कि जो आपके डॉक्यूमेंट है आप हम उनके वकील को दे दीजिए, जो उनके दस्तावेज आप दे दीजिए। इसके बाद जो बहस होने वाली है, जो मेरिट पे बहस होने वाली है, वो आने वाली तारीखों पे होने वाली है। क्या मुस्लिम खुश हुए ये पिटीशन पे जो आज आया? देखिए, क्या? जो सबसे ज़्यादा इस केस में व्यथित लोग थे या एग्रीव पार्टी थे वो मुसलमान थे, जो उन्होंने खैरात के लिए, जो रिलीजियस वर्क करने के लिए अल्लाह के नाम वक्त कर दी थी अपनी प्रॉपर्टी को। ये अब उस वक्त पे थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या वक्त वक्त का देखिए, जो एक चैरिटी आप समझ लीजिए कि किसी आपके पास 1 रुपया है, आप बहुत धार्मिक प्रकृति के आदमी हैं, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको लगा कि ये रास्ता खराब है, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है, तो कुछ अपने संपत्ति का कुछ भाग को, एक तो होता है सार्वजनिक यूज, या आपने दे दिया कि इस पर आप खड़ंजा बना लो जी, पुल बना लो, बाग लगा लो या कुछ भी बना लीजिए, ये आपका सार्वजनिक हो गया। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉपर्टी का कुछ भाग को या पूरे भाग को अल्लाह के नाम पे धार्मिक प्रयोजन के लिए जब आप कोई चीज़ दान कर देते हैं तो कहा कि हमने अपने प्रॉपर्टी का वक्फ कर दिया। उसका रिलीजियस पर्पज होता था कि उस पर आप नमाज पढ़िए, उसमें मस्जिद हो, उसमें जो ज़रूरतमंदों को, अगर मान लीजिए जामा मस्जिद के पास की है, जामा मस्जिद के आसपास के जो उस समय के लोग रहे होंगे, अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दिए। तो दान कर देना, उसको उर्दू शब्द में आप खैरात कर दीजिए या वक्फ कर दीजिए, ये उन शब्दों का बात नहीं है कि आपने किसी को दान दी, इस चीज़ को वापस नहीं ली जाती है। तो आप किसी को पर्सनल गिफ्ट कर देंगे तो वो गिफ्ट बोली जाती है। आप अपने बेटे नात रिश्तेदारों को कोई चीज़ देते हो तो उसको गिफ्ट कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी जिसको अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से दे दी जाती है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। और उसका कहना होता है कि इस पे रिलीजियस काम होना चाहिए। रिलीजियस काम का मतलब क्या है? जो उससे जो धार्मिक काम हो, ज़रूरतमंदों को आप आवाज़ दे दीजिए, प्याऊ बना दीजिए, नमाज पढ़ने का जगह बना दीजिए, जो उनके धर्म के अनुसार होता है। उस पर किराएदार रख के उस किराएदार से लेकर पैसे को जो है ज़रूरतमंदों को दिया जाए, तो धर्मांग पर होता है। अब इसमें ये इनका लोगों का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टियाँ तो थी लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि दुरुपयोग नहीं हुआ होगा, निश्चित रूप से दुरुपयोग हुआ होगा। लोग हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं। किसका फायदा किसका नुकसान है सर? अभी इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टियाँ, वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं, भारत देश की रही हैं। भारत देश के जो उस समय उसका मालिकाना हक रख रहे थे, उन लोगों ने दान किया है।
तो अगर उन लोगों, उस समुदाय के लोगों से लिया जाता है तो मैं समझता हूँ मुसलमान पक्ष को इसमें थोड़ा सा जो है असहज स्थिति है, और उनको ये लगता है कि हमारा जो है, जो हमारे पूर्वजों यानी की, एक तरीके से खुशी मनाया जाए। नहीं, हाँ, खुशी मनाने की बात नहीं। माननीय कोर्ट ने आप उनको इंटरिम आदेश दिया है, कोई फाइनल निर्णय नहीं दिया है कि आपको क्या करना है। वो नेक्स्ट डे तक है कि इस बीच वही में next day तक खुशी जो मनाया भी जाए। आपको है उसको करना है, वो फाइनल नहीं है। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी थी उसमें आज बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, तो उनकी भी कुछ बातें रखी? देखिए, बड़े बड़े लोग ही हैं, इसमें कोई छोटे लोग नहीं है कि नहीं, जिसका ओवैसी भी एक आए नहीं। हुए थे। ओवैसी साहब कल कोर्ट में आए थे। कोर्ट में इतनी भीड़ थी कि कुछ समय तो वो खड़े रहे, तो फिर कुछ हमारे साथी जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको सीट दिए, तब वो बेचारे बैठे और बड़ी शालीनता से बैठे, अपनी बात को, प्रोसीडिंग को देखे हैं। वो कोई आर्गूमेंट नहीं किए, लेकिन वो प्रोसीडिंग को देख रहे थे। और आज भी मैं उनसे मिला, मैं भी एक कार्यक्रम में था आज, तो जाते समय रास्ते में मिला, अपना हमने परिचय बताया, सारा कुछ हुआ। तो बाद में तो देखने में, सुनने में हम्बल हैं। अब लोगों के बारे में राजनीतिक क्या बनाए हैं, परिपेक्ष बनाए हैं, मुझे तो उनका व्यक्तित्व अच्छा लगा। तो अब जो अब पिटीशन जो अगली बार की हुई है, तो उसमें क्या लगता है आपको, किसके पक्ष में आए? देखिए, ये तो बहुत कठिन प्रश्न आप पूछ रहे हैं, किसके पक्ष में है। लेकिन अगली जो तारीख है माननीय कोर्ट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों पक्ष की जो दलीलें हैं, दोनों पक्ष की जो प्लीडिंग है, दोनों पक्ष के जो तर्क हैं, दोनों पक्ष के जो दस्तावेज हैं, वे एक दूसरे को दे दी जाएंगी और उसमें से जो मेरिट की बातें हैं वो माननीय कोर्ट को सुनाई जाएंगी, माननीय कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएंगी, जिसको सुनने के बाद न्याय निर्णय किया जाएगा। किस तारीख को हेयरिंग है? नेक्स्ट डेट का मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन 2 वीक टाइम ग्रांट किया गया, शायद 12 मई फिक्स की गई है। अयोध्या मंदिर जैसे फैसले आ सकते हैं इसमें? अब ये मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। फैसले जो है मेरिट के आधार पे माननीय कोर्ट करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है और देश की जनता को यही विश्वास है। देश की न्यायपालिका बहुत मजबूत है। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।